सबसे पहले हम आपको तालिबान की उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बताएंगे जिसने पाकिस्तान की सारी गलत फहमियों को दूर कर दिया। पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर को खुद को हीरो दिखाने के लिए अफगानिस्तान में घुसकर तहरीके तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स का दावा किया था। दुनिया को यह दिखाया कि पाकिस्तान की सेना और उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर कितने बहादुर हैं। पाकिस्तान की संसद में सेना की बहादुरी के ढोल भी पीटे गए। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान तालिबान के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान का मीडिया इस एयर स्ट्राइक पर दिन भर झूमता रहा, नाचता रहा। लेकिन अब तालिबान ने पाकिस्तान की सेना का वो हाल किया है कि उसके सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे तालिबान की फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारी गोलीबारी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान में घुसकर हमले करेगा तो तालिबान चुप रहेगा और तालिबान पलटवार करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की सारी गलत फहमियों को एक एक कर दूर किया और स्थिति यह है कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, साल 1977 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का एक गाना काफी हिट हुआ था जिसके बोल थे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस गाने के ये बोल आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की जुबान पर जरूर होंगे, क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता किया था जिसमें यह लिखा था कि दोनों में से किसी भी देश पर हुआ हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। लेकिन तालिबान के पाकिस्तान पर इतने बड़े हमले के बाद भी सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आया। समझिए पूरे मामले को, ये तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जिनको लेकर अब पूरे इक्वेशंस को नए सिरे से लिखने की जरूरत है। देखिए, उसने मदद के नाम पर पाकिस्तान को सिर्फ नसीहत दी और तसल्ली दी और इसीलिए आज पाकिस्तान के नेता और सेना सऊदी अरब से यही कह रहे होंगे कि तेरा वादा क्या हुआ तेरा वादा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने नए बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों को संयम बरतना होगा और तनाव को कम करने के लिए बातचीत पर जोर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस बार भी तालिबान के साथ हुए इस सैन्य संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है और उसे इस बात से भी तकलीफ है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की भारत के दौरे पर क्यों आए। लेकिन आज मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि तालिबान को खड़ा करने वाली ताकतें कौन है और भारत पर यह इल्जाम लगाना कहां तक सही होगा। आइए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं रोनाल्ड विल्सन रीगन, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, इसी के साथ बुरहानुद्दीन रब्बानी, पूर्व राष्ट्रपति अफगानिस्तान। कौन वो है वो लोग? ये तस्वीरें 16 जून 1986 की हैं जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का नियंत्रण था और अमेरिका के ही व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के मुजाहिदीन का स्वागत किया गया था। उस दौर में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोनाल्ड रीगन ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की पकड़ को कमजोर करने के लिए क्या किया? पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को समर्थन दिया था और तालिबान की विचारधारा को मानने वाले आतंकवादियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपने आप को कहने वाले अमेरिका ने यह किया था और किन किन के साथ मिलकर किया था आपने देखे। और खुद पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर इन मुजाहिदीन को हथियार पहुंचाता था और ये तस्वीरें उसका सबूत है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों राष्ट्राध्यक्षों ने पाकिस्तान के खुद कबूला है कि कैसे उन्होंने अमेरिका के इशारे पर यहां पर आतंकवाद को फैलाया। सोचिए ये देश आखिर किस मुंह से भारत पर कोई भी आरोप लगा सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विवाद का सबसे बड़ा कारण ये ड्यूरेंट लाइन जो हमने आपको दिखाया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वही मानी जाती है ड्यूरेंट लाइन। 2640 किलोमीटर लंबी ये ड्यूरेंट लाइन साल 1893 में तब खींची गई जब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं होता था। उस वक्त रशिया और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवाद का, रूस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच साम्राज्यवाद का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसे द ग्रेट गेम भी कहते थे। उस दौर में अंग्रेजों को डर था कि सेंट्रल एशिया के जरिए रशिया, अफगानिस्तान और फिर भारत तक पहुंच सकता है और इसी वजह से अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को रशिया और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर जोन बनाया और इसके लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता हुआ जिसे ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट भी कहा। पश्तून मुसलमानों में इस देवबंदी विचारधारा का क्या महत्व है
और अफगानिस्तान के पश्तून मुसलमान भारत को इतना पसंद क्यों करते हैं, उसे आप इन तस्वीरों में समझ सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। 11 अक्टूबर को जब तालिबान के विदेश मंत्री सहारनपुर के देवबंद मदरसा पहुंचे तो वहां उन्हें देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए और इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर तालिबान का इस मदरसे से क्या रिश्ता है। और इस मदरसे में जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की पहुंचे तो उनका स्वागत किसी सेलिब्रिटी की तरह आखिर क्यों हो रहा है, ये देखिए। दारुल उलूम देवबंद की शुरुआत साल 1866 में सहारनपुर जिले के छोटे से कस्बे देवबंद में हुई थी और इसी वजह से इसे दारुल उलूम देवबंद कहा गया। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। उत्तर भारत के मुसलमानों को यह महसूस हो रहा था कि मुगलों के पतन के बाद उनका जो धार्मिक गौरव है वो खत्म हो रहा है और इसीलिए उन्होंने इस्लाम धर्म का एक रिवाइवल मूवमेंट, फिर से जान फूंकने की एक पूरी आंदोलन की शुरुआत। इसका मकसद था इस्लामिक शिक्षा को बचाना। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह देवबंद मदरसा किसी राजा, नवाब, अंग्रेजों द्वारा नहीं बल्कि आम मुसलमानों के चंदे से बना था। इसका मतलब यह भी था कि यह किसी सरकार या शासक के अधीन नहीं था बल्कि जनता के सहयोग से चलता था और यहां कुरान याद करने के लिए को लेकर धार्मिक कोर्स सब कुछ वहां पर कराया जा रहा था। लेकिन समय के साथ इस देवबंद मदरसे को लेकर कई विवाद हुए, इस पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे। यही वो मदरसा था जिसने फोटोग्राफी को इस्लाम धर्म के खिलाफ बताया और फोन पर 3 तलाक देने की कुप्रथा का समर्थन किया और इस तरह के कई फतवे जारी हुए जिनसे भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इसी पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के हजारों कार्यकर्ताओं ने लाहौर और मुरीद के जैसे शहरों को बंधक बना लिया है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। इन लोगों का कहना है कि अब पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बनना बंद कर दे और वो उस गाजा पीस प्लान का विरोध करे जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लागू कराने की बात की है। इस वक्त पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। कहा जा रहा है कि मुरीदके में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं जिससे कई लोगों के मारे जाने का दावा है। स्थिति और भी तनावपूर्ण हो चुकी है। आप खुद इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे जल रहा है। तहरीके लब्बैक के समर्थक दावा कर रहे हैं कि इस संघर्ष में उनके 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जबकि मुरीदके के शेखपुरा इलाके के एसएचओ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ पाकिस्तान में आज दिन भर होता रहा है। इस वक्त मुरीदके और लाहौर बुरी तरह जल रहा है, वहां हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में दिन भर होता रहा है, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, परिस्थितियां खराब हो। आज हमारा सवाल यह है कि अगर हमास को आखिर में इन बंधकों को रिहा ही करना था तो ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया? अगर लिया होता तो इतनी बर्बादी नहीं देखनी होती। इस तबाही का कारण सिर्फ यही था कि हमास इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं कर रहा था। आज ये सवाल गाजा के लोगों को हमास से जरूर पूछना चाहिए कि अगर वो इन बंधकों को पहले छोड़ देता, ये समझौता पहले कर लेता तो क्या गाजा में कई लोगों की जानें बच नहीं जाती? इसके अलावा एक मसला यह भी है कि वहीं दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो इजराइल भी जिन बंधकों को अब छोड़ रहा है फिलिस्तीन के, इजराइल ने भी उन बंधकों को बदले में पकड़े रखा और ये स्थिति जस की तस बनी रही। इतने लोगों की जान गई और उसके बाद आखिरकार अब ये स्थिति पलटती हुई दिखाई दे रही है। आज जब बात होगी इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध की, तब चर्चा होगी कि इन बंधकों को लेकर कैसे दोनों ही देशों के जैसे तमाम जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो उसके हॉस्टेज बन गए थे और इसी वजह से न इधर वाला हिस्सा कुछ हिलने को तैयार था न उधर। और हमास के लोगों को तो खास तौर पर कटघरे में फिलिस्तीनियों को खड़ा करना चाहिए क्योंकि उनकी बर्बादी के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमास है। हम आपको यूपी का उदाहरण दें तो नोएडा, बुलंदशहर, औरैया, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कहां जाएंगे आप? हर जगह ये मिलावटखोर आपको जहर खिलाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। नोएडा में 550 किलो जहरीला पनीर मिला है और ये तब मिला है जब फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। कहते हैं कि पनीर में 20% प्रोटीन होता है, लेकिन इस पनीर में 100% जहर है। ये सारा नकली पनीर हरियाणा के मेवात से लाकर रखा गया था। पनीर ही नहीं, रसीले रसगुल्ले के शौकीन लोग
ये फफूंदी स्पेशल रसगुल्ले भी देख लें। नोएडा वालों को 145 किलो बजाते रसगुल्ले परोसने की तैयारी थी, लेकिन अब इसे कूड़े में फेंक दिया गया है। इसके अलावा यहां से 285 किलो नकली सरसों का तेल भी सीज किया गया है। नोएडा से करीब 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में खाद्य विभाग ने नकली सामान की फैक्ट्री पकड़ी है। यहाँ पर उन्हें मिलावटी पनीर और जहरीले केमिकल से तैयार दूध मिला है। खाद्य विभाग ने 450 किलो जहरीला पनीर और 540 लीटर नकली दूध कूड़े में फेंका है। आप सोचिए, ये सारी चीजें कहां-कहां तक जाने वाली थी।